नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र कोलावत आपको राजस्थान इतिहास और कला और संस्कृति का समग्र और विस्तृत अध्ययन करवा रहा हूँ। इस संदर्भ में हम लोग आज पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के राजवंशों से संबंधित बहुत सारे राजवंश हैं। एक एक राजवंश को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला राजवंश होगा चौहान राजवंश। सबसे पहले चौहान राजवंश। चौहान राजवंश। सबसे पहले तो चौहान राजवंश के लिए हम ये देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका नामकरण कैसे है, पूरा मैटर। तो चौहान जो शब्द है वो चहामान शब्द से बना है। चहामान शब्द कहां से आया, किसने दिया है, कहां पर ये वर्णन इसका मिलता है हमको, तो जयानक के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है पृथ्वीराज विजय, वहां पर हमको इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, चौहान जो शब्द है या चौहान राजवंश का जो ये शब्द है ये किससे बना है, तो इसमें भी सबसे पहले हमको शब्द देखने को मिलता है चाहेमान। चाहेमान शब्द का ही चाहेमान शब्द का ही अपभ्रंश रूप चौहान कहलाया। अपभ्रंश रूप चौहान कहलाया, यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पहला जो शब्द रहा होगा वो चहामान रहा होगा और बाद में अपभ्रंश होकर के सामान्य बोलचाल की भाषा में ये शब्द चौहान हो गया होगा, कहलाया। इसमें ध्यान रखना, हम लोग सबसे पहले तो ये चाहमान शब्द का अर्थ सीखने का प्रयास करते हैं। तो चाहेमान शब्द का विस्तार, चाहमान शब्द का विस्तार देखिए इधर। चाहमान शब्द का विस्तार कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले इसमें आता है चा। चा का जो अर्थ है वो है चाप। चा का अर्थ निकलता है चाप। है शब्द का अर्थ है हरी। इसके अलावा मैं शब्द या मां शब्द का मतलब है मान और नए शब्द का मतलब है नय। इसका अर्थ निकलता है नय, यानी कि चा से चाप बनेगा, है से हरि यानी कि विष्णु, और मां से मान और नय से नय। इन शब्दों का यह विस्तार है। कह सकते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार चाहमान शब्द इनके किसी पूर्वज का नाम रहा होगा, जो आगे जाकर के सामान्य बोलचाल में लोग चाहमान कहते कहते चौहान कहने लग गए होंगे। इसलिए वर्तमान में हमको ज्यादा अच्छा नाम देखने को मिलता है चौहान। चाहमान शब्द लगभग लुप्त है और उसकी जगह नया शब्द है चौहान। लेकिन चौहान शब्द की जगह और भी शब्द काम आते हैं, जैसे डॉक्टर रामकरण आसोपा के द्वारा एक और शब्द दिया गया, उसका नाम है चाहूमान। यूं कहा जाता था कि सांबर जो क्षेत्र था झील का, उसके आसपास जो लोग रहते थे उनको चाहूमान कहते थे, यानी कि सांबर झील के चहु और विस्तृत क्षेत्र में रहने वाले लोग ही क्या कहलाए, चाहूमान। तो ऐसे करके उसका भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन चाहमान शब्द का मूल रूप आगे जाकर के बन जाता है चौहान। वैसे मूलतः तो नाम चाहमान है और आगे जाकर के नाम पड़ा चौहान। आगे ध्यान रखना है, चौहान शब्द का अन्य नाम चाहूमान का वर्णन भी मिलता है, कहां पर मिलता है इसका वर्णन, तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है डॉक्टर रामकरण आसोपा द्वारा।
लिखित लिखित ग्रंथों में, लिखित ग्रंथों में हमको उल्लेख मिलता है नए शब्द का, यानी कि कौन सा शब्द इसमें, तो चाहूमान। ये आप ध्यान रखना। वैसे मूल शब्द यहां पर दिया गया है चाहमान, जो आगे जाकर के बना है चौहान। इसमें अलग अलग शब्द का अर्थ है। चा से चाप बनेगा, है से हरी, मैं से मान और नए से नया शब्द बनेगा। इसका अर्थ भी हमको पता पड़ जाना चाहिए। चाहूमान में डॉक्टर रामकरण आसोपा ने क्या कहा है, तो उनके द्वारा यह कहा गया था कि सांबर झील, सांबर झील के चारों ओर विस्तृत क्षेत्र में रहने वाले लोग ही चाहूमान हैं, रहने वाले लोग ही चाहूमान हैं, ये ध्यान रखना। तो चाहूमान शब्द का मतलब हम कह सकते हैं कि सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है उसको चाहूमान, लोगों को चाहूमान, क्षेत्र का नाम चाहूमान हमको देखने को मिलता है। फिलहाल हमने सीखा है चाहमान से चौहान कैसे बना, अर्थ कैसे आया, और एक और शब्द इसमें जो देखने को मिला वो कौन सा, तो चाहूमान। दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। तो ध्यान रखना अगला जो हमको देखने को मिलता है वो क्या, तो इसी शब्द में हम लोग सबसे पहले अब जानेंगे उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति जानेंगे, तो चौहानों की उत्पत्ति। हमारा टॉपिक होगा चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति। तो ध्यान देना चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार से, कौन कौन से हमको इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमको यहां पर कुछ अभिलेख या फिर हमको देखने को मिलते हैं शिलालेख। अभिलेख या कुछ हमको देखने को मिलते हैं शिलालेख। इनमें कुछ विशेष प्रकार का हमको वर्णन देखने को मिलता है। अभिलेख और शिलालेखों में कौन कौन से महत्वपूर्ण शिलालेख और अभिलेख है। सबसे पहले हमको यहां पर देखने को मिलता है बिजोलिया शिलालेख। सबसे पहले देखने को मिलता है बिजोलिया का शिलालेख। ध्यान रखना बिजोलिया जो शिलालेख है बड़ा ही महत्वपूर्ण शिलालेख है दोस्तों। बिजोलिया शिलालेख कहां से मिला है उसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो बिजोलिया का जो शिलालेख है यह हमको मिलता है पार्श्वनाथ जैन मंदिर से। पार्श्वनाथ जैन मंदिर से प्राप्त होता है। कहां पर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। तो दोस्तों ध्यान रखना ये भीलवाड़ा में स्थित है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। यहां से हमें बिजोलिया का शिलालेख मिला है। इसमें किसका वर्णन है, कौन सी भाषा इसमें काम ली गई है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले तो बिजोलिया शिलालेख का भाषा क्या है, तो इसमें भाषा है संस्कृत। ये ध्यान रखना आप लोग, संस्कृत भाषा का इसमें हमको उल्लेख देखने को मिलता है, यानी कि जो भी बात कही गई है वो संस्कृत भाषा में है। इसके अलावा ध्यान रखना इसमें संवत या हम कह सकते हैं कि कौन सी ईस्वी की बात है ये, तो इसमें आता है हमारा ईस्वी। ईस्वी क्या आएगा, तो देखिए इधर ईस्वी है समय। समय की बात करें तो 1170 ईस्वी, इस समय का ये हमको शिलालेख या अभिलेख देखने को मिलता है। इसके अलावा ध्यान रखना किस शासक ने इसको बनवाया, शासक का नाम। तो ध्यान रखना शासक का नाम भी हमको देखने को मिलता है, किस शासक ने इसको बनवाया था। तो ध्यान रखना शासक का नाम है लोलाक। इनके द्वारा ध्यान रखना इसका निर्माण करवाया गया। इसके बाद में आते हैं ध्यान रखना इसके रचनाकार यानी कि रचयिता। इसके रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना इसके रचयिता हैं गुणभद्र। ये ध्यान रखना इसके रचयिता हैं गुणभद्र। गुणभद्र के द्वारा इसकी रचना की गई।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखना इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। तो ध्यान रखना इसके राइटर हैं केशव, केशव ने इसको लिखा था। ये ध्यान रखना, ये छोटी मोटी बातें जो वहां से पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण आती है कि पदावलियां कितनी हैं, पद या फिर हम कह सकते हैं दोहे कितने हैं, पद या दोहे कितने हैं। तो आप ध्यान रखना इसमें महत्वपूर्ण पद या दोहे जो हैं वो कितने हैं, तो 13 हैं, ये ध्यान रखना। फिर ये किस प्रकार का है, गद्य है या पद्य है। तो अधिकतर ये है ना कौन सी भाषा में है, तो पद्य भाषा में है। वैसे गद्य और पद्य का जो सम्मिश्रण होता है उसे क्या बोलते हैं, चंपू बोलते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर जो प्रयोग किया गया है वो पद्य का है। और कितने हैं इसमें, तो भाई ये ध्यान रखना 13 है। अच्छा जी, इसमें किस वंश का वर्णन है, ये सारी बात आप जान लो। यहाँ पर वंश की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है ना चौहान राजवंश, चौहान राजवंश, चौहान राजवंश की उत्पत्ति का वर्णन है, चौहान राजवंश की उत्पत्ति का वर्णन है। ये आप ध्यान रखना, कौन से वंश की, तो चौहान राजवंश की उत्पत्ति, इसका हमको वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा ध्यान रखना चौहान किसके एक तरीके से सामंत रहा करते थे, तो गुर्जर प्रतिहारों के, उसका भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अच्छा एक बात और महत्वपूर्ण है कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति का वर्णन तो है, लेकिन चौहानों का इसमें क्या बताया गया है। तो मित्रों इस चीज को हम अलग से लिखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, देखिए। अच्छा जी, चौहानों को बताया गया है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, चौहानों को चौहानों को चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्र का ब्राह्मण, वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है, बताया गया है। इतनी सारी बातें आप ध्यान रखोगे। इसका मतलब ये भी तो है कि चौहानों को ब्राह्मण होने का जो हमको प्रमाण या स्रोत मिलता है ना, वो सबसे अच्छा स्रोत हमको देखने को मिलता है कौन सा, बिजोलिया। इसका प्रश्न लगभग 2 या 3 बार तो पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है। और जहां पर चौहान वंश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर ज्यादा ही काम लिया जाता है, ध्यान रखना इस शब्द को, कौन से को, तो बिजोलिया के शिलालेख को। याद हम करते चलेंगे दोस्तों, बिजोलिया का शिलालेख पार्श्वनाथ जैन मंदिर से प्राप्त होता है जो भीलवाड़ा में। भाषा इसका संस्कृत है, समय 1170 है। शासक का नाम मतलब किसने इसको खुदवाया था, तो ध्यान रखना लोलाक। रचयिता कौन है, गुणभद्र। लेखक इसके केशव है। पद या दोहे इसमें 13 है। कौन से वंश का वर्णन है, चौहान राजवंश का इसमें वर्णन है। और चौहानों को ध्यान रखना वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। इसका मतलब यह है कि चौहान जो थे वो ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। इतनी बात हमने कर ली है दोस्तों। अगर आपने लिखा नहीं हो तो साथ के साथ लिखते हुए चलो, है ना। हालांकि इसको लास्ट में हम एक बार और रिपीट कर लेंगे, है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए, बिजोलिया शिलालेख तो पूरा हो जाता है, लेकिन यहीं से हम लोग थोड़ा सा एक अलग और बिंदु बना लेते हैं। क्या है अलग बिंदु, तो अलग बिंदु इस प्रकार का बनेगा, देखो इधर ब्राह्मण ब्राह्मण वंशी होने का प्रमाण, ब्राह्मण वंशी होने का प्रमाण। क्योंकि यहां पर हमने बिजोलिया शिलालेख की बात कर ही ली, तो अन्य कौन कौन से प्रमाण हैं जो चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। अब इसमें कुछ विशेष इतिहासकार हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इतिहासकारों की। इतिहासकार, सबसे पहला इतिहासकार इसमें हमको देखने को मिलता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। ध्यान रखना डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये ध्यान रखना डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने है ना चौहानों को कौन सा वंश से संबंधित बताया है, तो ब्राह्मण वंश से संबंधित। इसके अलावा अगला आता है, ये तो पहला हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। ये भी इनको है ना ब्राह्मण वंश से उत्पन्न ही मानते हैं, दूसरा प्रमाण।
तीसरे भी तो हैं, और वो ध्यान रखना दोस्तों क्या, तो मैंने कल बताया भी था जान कवि, और जान कवि का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है कायम खान रासो। ये ध्यान रखना, कायम खान रासो, ये ध्यान रखना आप लोग, कायम खान रासो। इस तरीके से तीन महत्वपूर्ण बात आती है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और जान कवि। ये बात हमने सीख ली। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम सीखते हुए चलेंगे साथ के साथ ही। इसके बाद में अगला आता है महत्वपूर्ण अभिलेख है बेदला का ना, बेदला, बेदला, बेदला अभिलेख, बेदला अभिलेख। अब बेदला अभिलेख में है ना किसका वर्णन है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, तो उसमें चौहानों को किससे उत्पन्न बताया, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह महत्वपूर्ण बात है कि बेदला के शिलालेख में इनको है ना सूर्यवंशी बताया गया है, सूर्य वंश में उत्पन्न, सूर्यवंश में उत्पन्न बताया गया है, सूर्यवंश में उत्पन्न बताया गया है, बताया गया है। कौन सा शिलालेख है, तो वहां पे ध्यान रखना बेदला का शिलालेख। इसके अलावा मित्रों अगला और है, अगला कौन सा है, तो देखिए अगला हमको देखने को मिलता है यहां पर सेवाड़ी, अगला है सेवाड़ी, सेवाड़ी अभिलेख। सेवाड़ी अभिलेख हमको कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये प्राप्त होता है हमको पाली से। सेवाड़ी अभिलेख हमको कहां से प्राप्त होता है, तो पाली से। और ये संबंधित है किस शासक से संबंधित है, शासक का नाम भी है बकायदा। कौन से शासक से संबंधित है, रायपाल, रायपाल से संबंधित है। अच्छा इसमें क्या बताया गया है कि जो चौहान है वो किन के वंशज हैं, तो यहां पर चौहानों को हम लिख लेते हैं, चौहानों को, चौहानों, चौहानों को, चौहानों को इंद्र का, इंद्र का वंशज, इंद्र का वंशज बताया गया है, इंद्र का वंशज बताया गया है। यहां तक ध्यान रखना। अभी तक हमने बहुत कम थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन देखो ब्राह्मण वंश से उत्पन्न आ जाए तो आप ये करोगे, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, हाँ ये थोड़े से अलग है, जान कवि। इनके ग्रंथ का भी नाम ध्यान रखना कायम खान रासो। बेदला अभिलेख सूर्य वंश से उत्पन्न है ना, सेवाड़ी अभिलेख जो पाली से प्राप्त हुआ है हमको, शासक कौन है, रायपाल, और ये चौहानों को है ना इंद्र का वंशज बताते हैं, चौहानों को इंद्र का वंशज बताते हैं। एक बार आप यहां तक का लिख लीजिए भाई। चले फिर आगे चले, हाँ तो यहां तक तो क्लियर है ना। इसके बाद में आगे और, इसके बाद में अगला आता है अग्निकुंड से उत्पन्न है ना, अग्नि, अग्निकुंड, अग्निकुंड से उत्पन्न। अच्छा अग्निकुंड से उत्पन्न मानने वाले कौन कौन हैं, तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है ना। कौन कौन सा आता है इसमें, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा इसमें पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखना कौन सा ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। अच्छा ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था, तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो आ जाते हैं हमारे यहां पर चंदर बरदाई। ये ध्यान रखना चंदर बरदाई। वैसे चंदर बरदाई के बारे में अपन और आगे भी बातें करेंगे। चंदर बरदाई, चंदर बरदाई का जो ग्रंथ है वो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। और जो चंद्र बरदाई हैं ये दरबारी कवि हुआ करते थे, आप ध्यान रखना दरबारी विद्वान हुआ करते थे, यानी कि आपके पृथ्वीराज तृतीय के। तो वहां पर इनकी बातें और भी अच्छे से अपन करेंगे। फिलहाल ये अग्निकुंड से इनको मानते हैं उत्पन्न। कौन देखे, चंद्र बरदाई। अगर ऐसे आ जाए तो आप इस तरीके से भी ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा दूसरा प्रमाण हमको देखने को मिलता है मुहुणौत, मुहुणौत नैणसी। मुहुणौत नैणसी के द्वारा भी है ना इनको ये बताया जाता है कि हाँ ये किससे उत्पन्न हुए हैं, देखें अग्निकुंड से। तो ये मुहुणौत नैणसी के द्वारा बताया गया और ये पृथ्वीराज रासो यानी कि चंद्र बरदाई के द्वारा बताया गया।
दो महत्वपूर्ण प्रमाण आ जाते हैं हमारे सामने, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद में यदि और बात करें हम लोग तो एक और महत्वपूर्ण तथ्य हमको देखने को मिलता है। कौन सा? देखिए इधर देखो, खज्र, खज्र जाति से उत्पन्न, खज्र जाति से उत्पन्न। अब खज्र जाति से उत्पन्न बताने वाले कौन हैं? खज्र जाति से उत्पन्न बताने वाले कौन है? तो देखिए इधर आप लोग, जाति से उत्पन्न, चौहानों को बताया गया है कि ये खज्र जाति से हुए हैं उत्पन्न। डॉक्टर डी आर भंडारकर, डॉक्टर डी आर भंडारकर, डॉक्टर डी आर भंडारकर महोदय के द्वारा इनको बताया गया है कि ये खज्र जाति से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला बिंदु मिलता है हमको विदेशी, विदेशी होने का प्रमाण। ध्यान रखना, विदेशी, विदेशी होने का प्रमाण, होने का प्रमाण, यानी कि ऐसे विद्वान जो, ध्यान रखना, यूं कहते हैं कि नहीं चौहान जो हैं ये विदेशी वंशज हैं, मतलब भारत के नहीं है, भारत से बाहर के हैं और भारत में आकर के इन्होंने शासन किया। तो ऐसी बात तो वही करेंगे ना जो विदेश के होंगे, जो अपनी प्रतिष्ठा को भारत में स्थापित करना चाहेंगे कि देखो तुम में कुछ नहीं था, ये सब हम ही आए हैं। ऐसा करने वाले लोग रहे होंगे। कौन कौन थे? ध्यान रखना, उनका नाम हम लिखते हैं। देखो सबसे पहले आता है डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। वैसे राजस्थान का जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड का नाम नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान के इतिहास के पिता हैं कौन? डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड। तो ये ध्यान रखना, डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा ध्यान रखना दूसरे हैं वीए स्मिथ महोदय, डॉक्टर, तो सीधा लिखो डॉक्टर स्मिथ महोदय, स्मिथ महोदय। इसके अलावा और भी तो हैं। नंबर 3 पर कौन आते हैं? डॉक्टर कुक महोदय, डॉक्टर कुक महोदय। ये भी ध्यान रखना, इनको बताते हैं क्या? देखें, विदेशी बताते हैं। तो हमने अभी तक यहां पर देखो 3 तरीके की चीज सीखी। अग्निकुंड से उत्पन्न आए तो पृथ्वीराज रासो, और इसके राइटर कौन है? तो चंद्रबर्धन। इसके अलावा मूणौत नैणसी। ये 2 महत्वपूर्ण है। अगर ये पूछता है तो आपसे सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण तो ये वाला है। दूसरा प्रसिद्ध प्रमाण ये है खज्र जाति, ये अपने आप में विशेष है ना, ध्यान रखना। अगर आता है तो आप लोग करोगे इसमें डॉक्टर डी आर भंडारकर, डॉक्टर डी आर भंडारकर महोदय। इसके अलावा विदेशी होने का प्रमाण तो देख लो आप लोग कौन कौन से हो जाएंगे, तो 3 व्यक्ति हो जाएंगे। ये कौन कौन है? डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ महोदय और आपके डॉक्टर कुक महोदय। एक बार यहां तक आप लोग लिख के चलो, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं और आगे। अभी प्रमाण हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत सारे हमको प्रमाण देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण अगला प्रमाण हमको देखने को मिलता है सूर्य वंश में उत्पन्न होने का प्रमाण, उत्पन्न होने का प्रमाण देने वाले इतिहासकार, देने वाले इतिहासकार। कौन कौन वो इतिहासकार है ना? इतिहासकार, ध्यान रखना इसमें कौन कौन से इतिहासकार आ जाएंगे। सबसे पहले देखो आप लोग यहां पर सबसे पहले आते हैं हमारे, सबसे पहले आते हैं पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक, इसी को थोड़ा उल्टा लिख दिया, पहले विद्वान का नाम लिखते हैं यहां पर, है ना। सबसे पहले विद्वान का नाम लिखते हैं। देखो सबसे पहले विद्वान का नाम लिखेंगे तो यहां पर आएगा हमारा जयानक। ध्यान रखना, जयानक महोदय। जयानक महोदय का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय।
दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर जो ग्रंथ है ना, इनको भी याद करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर ये कंफ्यूजन करेंगे। पृथ्वीराज विजय, एक है पृथ्वीराज रासो। अगर रासो आता है तो आप लोग देख लेना, उसमें आएगा चंद्रबरदाई, और यहाँ पृथ्वीराज विजय आ रहा है तो यहाँ पर जयानक। याद रखने का तरीका है विजय, और ये है जय, जय विजय, ऐसे ध्यान रखना। बल्कि वो है पृथ्वीराज रासो और ये है पृथ्वीराज विजय, ये ध्यान रखना। पृथ्वीराज विजय में किसका वर्णन मिलता है, तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय का इसमें वर्णन हमको मिलता है। इसके बाद में अगला नंबर 2, अगले पर आते हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपके हीराचंद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर, डॉक्टर गौरी शंकर, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद, हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा। इनके द्वारा भी बताया गया है कि ये तो सूर्य से उत्पन्न है, ये दूसरे हो जगह। तीसरा देखो आप लोग, तीसरे कौन है, तीसरे पर आते हैं, ध्यान रखना। इसमें आते हैं महत्वपूर्ण से हमारे, हाँ देखो कुछ विशेष ग्रंथ भी हैं, उनके साथ साथ मैं उनको लिखता जाऊंगा। जैसे अपन कहें हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य, तो इसके लेखक हैं नयन चंद्र सूरी, तो वो किताब भी आप ध्यान रखना। तो यहां पर आते हैं अगले, नयन चंद्र, नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, और इनके किताब का नाम है हम्मीर, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य, ये ध्यान रखना, हम्मीर महाकाव्य। याद रखोगे, महाकाव्य मान है नयन जिसके, महान है नयन जिसके, ऐसे ध्यान रख लेना। तो नयन चंद्र सूरी यानी कि हम्मीर महाकाव्य। इसके अलावा जयानक के द्वारा जो किताब है वो कौन सा है, पृथ्वीराज विजय। गौरी शंकर, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसके अलावा अगला कौन सा प्रमाण है, तो अगला महत्वपूर्ण प्रमाण है, बोलिए। अच्छा जी, अगला है सुरजन चरित्र, ध्यान रखना, सुरजन चरित्र। इसमें भी हमको इसका प्रमाण देखने को मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रमाण हो गए, ध्यान रखना, किससे उत्पन्न के लिए, देखें सूर्य से उत्पन्न के लिए। सबसे महत्वपूर्ण या आपसे पूछा जाने वाला जो प्रमाण है वो ये वाला है, कौन सा, तो पृथ्वीराज विजय, कि पृथ्वीराज विजय में किसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। वैसे मैंने बताया था चाहमान जो शब्द है ना, उसका भी ध्यान रखना, वर्णन हमको पृथ्वीराज विजय की किताब में ही देखने को मिलता है। शायद उसको हम लोग लिख लिए थे वहां पर, एक बार देख लेते हैं एक बार उसका। देखो ये रहा, चामान शब्द का अभ्रंश रूप चौहान है, चामान शब्द, हाँ देखो यहाँ पर उसको लिखा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर है ना ऐड करके चलना पड़ेगा उसको ना। मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। इसका वर्णन, इसका वर्णन, इसका वर्णन हमें, इसका वर्णन हमें जयानक, जयानक द्वारा, जयानक द्वारा लिखित, जयानक द्वारा लिखित पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज विजय में मिलता है, मिलता है। यानी कि ध्यान रखना, इसका किसका देखें, चामान शब्द का जो ये वर्णन है ये हमको कहां पर मिलता है, इसका वर्णन हमें जयानक द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय में मिलता है। यानी कि ये पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये ध्यान रखना आप लोग, कौन सा, जयानक, और उनके द्वारा लिखित है पृथ्वीराज विजय, जिसको मैंने आगे लिख भी दिया है। तो फिलहाल थोड़ा सा इसको अलग से भी ध्यान रखना। तो ऐसे करके है ना, एक बार आप लोग इसको भी यदि लिख दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। सूर्यवंश से उत्पन्न, थोड़ा एक बार टाइम देख लेता हूं मैं, कितना कितना कैप्चर किया। बातें नहीं भाई, बातें नहीं।
चलो अभी टाइम है हमारे पास, है ना। चलो हाँ जी, ये ध्यान रखना आप लोग कौन से हो गए ये प्रमाण, तो 4 प्रमाण हो गए, महत्वपूर्ण से प्रमाण है, ऐसे ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें कुछ विशेष है ना, विशेष प्रश्न भी बन जाते हैं। जैसे ध्यान रखना आप लोग यहां पर है ना, कुछ विशेष कौन से, जैसे पहला बनता है यहां पर है ना जोधराज। जोधराज के द्वारा जो वर्णन मिलता है ना, वो क्या मिलता है कि चौहान किसके वंशज हैं, तो ये बताता है कि ये है ना आपको सूर्य के ही वंशज हैं, सूर्य के वंशज। ये होने का प्रमाण हमको कौन दे रहा है, तो जोधराज दे रहे हैं। अन्य प्रमाण हैं अभी ये, इंद्र के वंशज होने का प्रमाण भी मैंने आपको लिखवा दिया है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रवंशी, अगला प्रमाण मिलता है हमको चंद्रवंशी। अब चंद्रवंशी होने का प्रमाण कौन सा अभिलेख हमको देता है, ये ध्यान रखना आप लोग। चंद्रवंशी होने का प्रमाण, तो चंद्रवंशी होने का प्रमाण तो ध्यान रखना आबू का शिलालेख, आबू का शिलालेख जो हमको देखने को मिलता है। आबू, आबू का शिलालेख, आबू का शिलालेख, यहां से हमको जो जानकारी मिलती है उसके बारे में आप ध्यान रखना। आबू का शिलालेख ये महत्वपूर्ण है, ये भी आबू का शिलालेख भी है ना। इसके अलावा अगला आता है अग्निकुंड से उत्पन्न होने का प्रमाण। अगला आता है अग्निकुंड, अग्निकुंड, अग्निकुंड वाला शायद ले लिया अपन ने, है ना। ठीक ठीक, नहीं इस क्लास में हो गया था क्या ये अग्निकुंड वाला, एक बार देख लेते हैं, हो गया था क्या भाई। हाँ ये हो गया, देखो ये हो गया, चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सुंदा माता जो शिलालेख है वो किसकी जानकारी देता है, इस चीज को है ना नोट डाल के लिख लो अलग से यहां पर। सुंदा माता, सुंदा माता शिलालेख, सुंदा माता शिलालेख, इससे हमको जानकारी मिलती है, ध्यान रखना अग्निकुंड, अग्निकुंड से उत्पत्ति, अग्निकुंड से उत्पत्ति होने की हमको क्या मिल जाती है, इससे जानकारी मिल जाती है सुंदा माता शिलालेख से। सुंदा माता कहां पर है, तो यहां आप ध्यान रखना जालोर में, है ना। ये थोड़ा सा अलग से है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। सुंदा माता है ना, सुंदा माता, सुंदा माता जालोर, सुंदा माता जालोर, ये ध्यान रखना आप लोग, सुंदा माता जालोर। एक और था हांसी का शिलालेख, हांसी से किसकी जानकारी मिलती है, चंद्रवंशी होने का ना, उसका प्रमाण भी थोड़ा सा आप लोग लिख करके चलेंगे। चलो यहां तो ये पूरा हो गया ना, जगह नहीं है, एक बार आप इसको बना लो, है ना। चलो हांसी वाला बच रहा है ना। चलो अगला आता है हांसी का शिलालेख। तो लो हांसी का शिलालेख बताओ किसकी जानकारी देता है, ध्यान रखना हांसी का शिलालेख जानकारी देता है चंद्रवंशी होने की जानकारी, चंद्रवंशी होने की जानकारी, चंद्रवंशी होने की जानकारी, यह आप ध्यान रखना कौन सा है बताओ, देखें हांसी का। तो शायद लगभग शिलालेख भी सारे के सारे हो गए। एक अचलेश्वर वाला और था शायद, अचलेश्वर वाला, अचलेश्वर वाला बताओ किसकी जानकारी देता है, अचलेश्वर, अचलेश्वर है ना, अचलेश्वर कहां से मिला है बताओ, अचलेश्वर का शिलालेख तो सिरोही से है ना, ये ध्यान रखना अचलेश्वर का शिलालेख ये मिला है हमको कहां से, तो सिरोही से। और इसमें भी जानकारी हमको किसकी मिलती है, तो हाँ ये ध्यान रखना चंद्रवंशी, चंद्रवंशी होने की क्या मिलती है जानकारी। तो ऐसे करके जहां तक प्रमाण तो मैंने पूरे पढ़ा दिए आपको, इतने सारे प्रमाण हैं, लगभग 6 या 7 स्लाइड लग गई हमको। लेकिन अब यह है कि यहां से कोई प्रश्न आता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, चाहुमान शब्द का वर्णन किसने किया है, तो चाहुमान शब्द का वर्णन किया है डॉक्टर रामकर्ण आसोपा ने, जो शायद मैंने पहली क्लास में ले लिया उसको ना। तो इस तरीके से उत्पत्ति मैंने अभी पूरी करवाई है आपको। उत्पत्ति से संबंधित और भी कोई फैक्ट मिलता है तो आप लोग उसको भी देख लोगे। एक वो खज्र जाति से उत्पन्न था तो वो मैंने बता दिया ना आपको, डॉक्टर डी आर भंडारकर महोदय,
ठीक है ना, यहां तक का तो लगभग ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम चौहान वंश को आगे शुरू कर रहे हैं, अगर आपने लिख लिया हो तो। ठीक है भाई, चलें आगे अब। तो ये तो हमने क्या है, कल लाइट चला गया था, जो बंधु हमको ऑनलाइन देखते हैं उनको मैं बता दूं, कल भी हमने क्लास किया था, लेकिन क्या है बीच में लाइट जाने के कारण वो क्लास सेव नहीं हो पाई। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको गति से लिया है इस क्लास में, क्योंकि जो ऑफलाइन के हमारे विद्यार्थी थे वो इस टॉपिक को लगभग पढ़ चुके थे, इसलिए थोड़ा गति से लिया है, उसके लिए तो सॉरी। लेकिन आगे अब टॉपिक है ना, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलेगा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद में आता है चौहानों का मूल स्थान। अगला जो शब्द बनेगा हमारा, टॉपिक बनेगा, वो है चौहानों का चौहानों का चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान यानी कि चौहान कहां पर रहा करते थे, इसको लेकर के है ना। इधर देखो आप लोग, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि इनका मूल स्थान कौन सा था, राजधानी कौन सी थी। देखो, स्थान होने में और राजधानी होने में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। सबसे पहला जो स्थान जो हमको पढ़ना चाहिए वो आता है, ध्यान रखना, जांगल प्रदेश। सबसे पहले आता है तो जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। अब दोस्तों ऐसा है, जांगल प्रदेश की क्लास हमने इनसे पहले जो वीडियो बनाए थे, वहां पर हमने इसकी क्लास ले ली थी कि जांगल प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो जांगल प्रदेश में आपको पता है बीकानेर से लेकर के और आपका ये जोधपुर का थोड़ा क्षेत्र नहीं, चूरू के आसपास का ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था, जांगल। तो जांगल प्रदेश है ना, इसका विस्तार चौहानों के समय कहां तक था। तो चौहानों के समय यदि जांगल प्रदेश पूछा जाए तो दोस्तों ध्यान रखना, चौहानों के समय इसका विस्तार है ना, लिख रहे हैं अपन, चौहानों के समय, चौहानों के समय बीकानेर से लेकर वर्तमान जयपुर तक विस्तृत क्षेत्र में है ना, चौहान रहते थे या फिर हम कह सकते हैं कि शासन किया करते थे। कौन से क्षेत्र में, तो आप ध्यान रखना, ये जांगल प्रदेश में। अगर जांगल प्रदेश में रहते थे, वैसे जांगल प्रदेश का जो मुख्य क्षेत्र है ना, ये बीकानेर के आसपास है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। लेकिन चौहानों के समय बीकानेर से लेकर के ये क्षेत्र ना जयपुर तक विस्तृत हुआ करता था। तो दोस्तों इनकी फिर कोई कैपिटल भी रही होगी, कैपिटल मतलब इनकी कोई राजधानी रही होगी। तो आप ध्यान रखना, राजधानी, इनकी राजधानी क्या थी, इस समय इनकी राजधानी हुआ करती थी हई छत्रपुर। ये ध्यान रखना, हई छत्रपुर इनकी राजधानी हुआ करती थी। अब हई छत्रपुर क्या है, कहां पर पड़ता है ये हई छत्रपुर। तो दोस्तों ये हई छत्रपुर है ना, वर्तमान में नागौर का क्षेत्र ही अही छत्रपुर कहलाता था। अही छत्रपुर कहलाता था, ये ध्यान रखना, हई छत्रपुर कहलाता था। तो जांगल प्रदेश इनका मूल क्षेत्र था और इनकी राजधानी हुआ करती थी हई छत्रपुर। और हई छत्रपुर पूछे तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये आता है नागौर के आसपास, ये ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र है ना महत्वपूर्ण है, जहां पर ये लोग निवास किया करते थे। अगला महत्वपूर्ण स्थान आता है, देखो इधर, उसका नाम है सपादलक्ष्य। ध्यान रखना, अगला महत्वपूर्ण स्थान है सपादलक्ष्य। पहली बात तो सपादलक्ष्य क्या है, तो सपादलक्ष्य का सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं। दोस्तों इसका अर्थ हुआ करता था 1.25 लाख गांवों का
1.25 गांवों का समूह है। 1.25 गांवों का समूह है। 1.25 गांवों का समूह है, उसे क्या कहते थे? सपादलक्ष। ये ध्यान रखना, 1.25 गांवों का समूह है जहां जहां चौहान चौहान शासन करते थे। जहां चौहान शासन करते थे, जहां पर चौहान शासन किया करते थे, ये ध्यान रखना कौन सा इलाका हुआ करता था? सपादलक्ष। और ये सपादलक्ष का इलाका हम कह सकते हैं सांबर के आसपास से लेकर के अजमेर नागौर तक विस्तृत हुआ करता था, वर्तमान का ये क्षेत्र है ना। तो ये ध्यान रखना सपादलक्ष भी कहा जाता है। तो पहला प्रमुख स्थान है जांगल प्रदेश, दूसरा प्रमुख स्थान है सपादलक्ष। सपादलक्ष का अर्थ पूछे तो मैंने इसका अर्थ भी आपको यहाँ पर अच्छे से बता रखा है। ये ध्यान रखना 1.25 गांवों का समूह है। कभी कभी क्या है इसका सीधा वो अर्थ भी जान लेंगे आपसे। तो दोस्तों साथ के साथ में इसको आप लोग लिखते भी चलो, बनाते चलो। ठीक है भाई, चलो जी, दोनों चीज क्लियर हो गई क्या? इसके बाद में नेक्स्ट अगले पेज पर चलें। ठीक है, तो देखो इधर अगला, और भी कौन कौन से स्थान है जहां पर ये लोग रहा करते थे? तो देखिए तीसरा महत्वपूर्ण स्थान आता है पुष्कर प्रदेश। अगला आता है पुष्कर प्रदेश। ध्यान रखना दोस्तों, पुष्कर प्रदेश है ना, पुष्कर प्रदेश कहां पर हुआ करता था? वर्तमान में भी ये कहां पर पड़ता है? तो देखो इधर, तो अजमेर के आसपास, अजमेर के आसपास का क्षेत्र, अजमेर के आसपास का क्षेत्र ये हुआ करता था पुष्कर प्रदेश। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये इतना सर्वमान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पुष्कर में चौहान रहते तो थे लेकिन बाद में रहने लगे थे। सबसे पहले इनका मूल स्थान माना जाता है सांबर झील। सांबर झील के बाद में ये अजमेर सांबर के आपके पुष्कर की ओर गए थे, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा ये हिंट ध्यान रखना, मैं यहां पर एक हिंट लगा देता हूं। हिंट क्या है तो ध्यान दो आप लोग। यहां पर जो मूल स्थान है, मूल स्थान, वो मूल स्थान जो प्रारंभ में रहा था, मूल स्थान वो कुछ इस प्रकार से रहा था कि सबसे पहले तो सांबर झील, सांबर झील, सबसे पहले तो सांबर झील। और जो सांबर झील है ना, ये वर्तमान में कहां पर है? तो ये हमारे जयपुर जिले में है ना, वर्तमान में पड़ती है जयपुर जिले में। तो ऐसे ध्यान रखना, वर्तमान में जयपुर जिले में है सांबर झील। ये तो इनका मूल निवास हुआ करता था, है ना। लेकिन बाद में ये लोग है ना, हम कह सकते हैं बाद में, तो बाद में ये चले गए थे कहां पर? तो पुष्कर, बाद में चले गए थे पुष्कर, ये ध्यान रखना आप लोग। और पुष्कर के आसपास फिर इन्होंने अपना निवास बनाया था कहां पर? देखिए अजमेर, तो ये ध्यान रखना। लेकिन अजमेर तो बहुत बाद की बात है ना, बाद की बात है। अजमेर से भी पहले ये लोग कहां पर रहे थे? तो ये ध्यान रखना पुष्कर के आसपास। लेकिन पुष्कर जो झील है ना, ये पड़ती है अजमेर जिले में। तो ऐसे ध्यान रखना, इनका प्रारंभिक जो स्थान है ना, वो माना जाता है किसको? देखिए सांबर झील को, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक अभिलेख है जिनसे है ना इसकी हमको जानकारी मिलती है, हर्षनाथ का अभिलेख जो 973 ईस्वी का है, उनसे भी हमको इनके रहने की क्या मिलती है? देखिए जानकारी मिलती है। तो 3 महत्वपूर्ण स्थान थे, जांगल प्रदेश, सपादलक्ष और था आपका पुष्कर प्रदेश। इसके अलावा हई छत्रपुर स्थान का नाम तो है, लेकिन वो इनकी क्या रही थी बताओ? राजधानी रही थी। अब इसके अलावा आता है कि भाई सर्वमान्य मत कौन सा है? सर्वमान्य मत, तो सुनो हम बात कर लेते हैं सर्वमान्य की। सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मत में सबसे पहले हमको देखने को मिलता है कि भाई ये लोग कहां रहा करते थे। तो सर्वमान्य मत में आए तो ये आएगा सांबर झील के आसपास, सांबर झील के आसपास, सांबर झील के आसपास ये रहा करते थे। ये ध्यान रखना, हमको इसका प्रमाण देखने को मिल जाता है। कहां से मिला ये प्रमाण? तो इसका प्रमाण हमको देखने को मिला
एक महत्वपूर्ण अभिलेख में, जिसको अभी हम पढ़ के आए थे दोस्तों, उसका नाम था बिजोलिया शिलालेख। ध्यान रखना, मैं बार बार उस शब्द को काम लूंगा, बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख। अब बिजोलिया का शिलालेख की सारी जो बातें हैं वो आपको आनी चाहिए, कि कौन सी भाषा में है, किसने लिखा, इसके राइटर कौन है, नहीं रचयिता कौन है, भाषा क्या है इसका, कितनी पदा हैं। वैसे तो बातें तो इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन आपके जो काम की थी इसमें 5 से 7 बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। ये ध्यान रखना, इसका प्रमाण हमने कहां से लिया है बताओ, बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख में तो ये भी बताया गया है कि ये चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, जो वासुदेव चौहान, जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी तो हम उत्पत्ति, ये मूल स्थान, यही सब पढ़ते जा रहे हैं, आगे इन चीजों को और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। तो ध्यान रखना, उसमें बताया गया है कि इनका मूल स्थान क्या हुआ करता था, सांबर हुआ करता था। और सांबर स्थान होने के कारण ही, यदि आपने ये उतार लिया हो तो दोस्तों चले आगे, ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले इनका हम नामकरण कर लेते हैं, नामकरण। तो ध्यान रखना, चौहानों को सबसे पहले क्या कहा गया है, तो चौहानों को सबसे पहले तो है ना चाहमान कहा गया, चाहमान कहा गया है ना, और चाहमानों को ही आगे है ना चौहान कहा गया। ये तो हमने सीखा ही है, अभी थोड़ी देर पहले हम सीख करके आए हैं। इनको क्या कहा गया, तो चौहान कहा गया, ये ध्यान रखना भाई, चौहान। लेकिन बाद में है ना चौहानों की भी कुछ यहाँ पर शाखाएं बनेंगी, उन शाखाओं का भी हम वर्णन करेंगे अब धीरे धीरे। चौहान, इनको चौहान कहा। अब सुनिए, चौहान जो थे वो सबसे पहले कहां रहते थे, सांबर झील के आसपास, इसलिए ध्यान रखना इनको है ना सांबर के चौहान कहा जाता है। चौहानों की जो सबसे पुरानी शाखा है, या चौहान जहां से शुरू होते हैं, वो शाखा क्या कहलाएगी बताओ, सांबर के चौहानों की शाखा कहलाएगी। ये ध्यान रखना, जहां पर इन्होंने अपनी माता इष्ट देवी का मंदिर भी बना लिया, इनकी कुल देवी जो है सांबरा माता या शाकंबरी माता। तो धीरे धीरे हम उस चीज की ओर चल रहे हैं ना। नामकरण कहां से शुरू करेंगे बताओ, देखें, चाहमान से, या फिर हम कह सकते हैं चौहान से। लेकिन पहला चूंकि शब्द कौन सा आ गया है, देखें यहाँ पर चाहमान, और बाद में अभ्रंश रूप इसका क्या है, चौहान। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं मूल शाखा, मूल शाखा जहां से ये शुरू होती है, मूल शाखा। तो दोस्तों ऐसा है, चौहानों की सबसे मूल शाखा कौन सी है, तो शाकंबरी के चौहान, शाकंबरी, शाकंबरी के चौहान सबसे पहली शाखा है, शाकंबरी के चौहान। शाकंबरी के चौहान कह दो, या फिर इन्हीं को अपन क्या कह सकते हैं, तो ध्यान रखना सांबर के चौहान, सांबर, सांबर के चौहान, ऐसे ध्यान रखना। कई जगह इनको है ना सांभरिया चौहान भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, सांभरिया चौहान है ना, सांभरिया चौहान भी कह सकते हैं। यहां लिख देते हैं इसको अपन, इनको कहा जाता है सांभरिया चौहान, सांभरिया चौहान। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं है ना चौहानों की जो शुरुआती स्थिति रही होगी वो सांबर झील के आसपास रही होगी। इस कारण से है ना इनके नाम में हमको सांबर शब्द देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना। जानकारी कहां से मिली, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में जानकारी दी भी थी। कहां से जानकारी मिल रही है, तो हमको बिजोलिया के शिलालेख से, बिजोलिया के शिलालेख से, बिजोलिया के शिलालेख से इसकी हमको जानकारी मिलती है। लेकिन बिजोलिया का जो शिलालेख है वो कौन सी भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। अच्छा जी, इनका मूल स्थान है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया होगा सांबरिया चौहान। तो ध्यान रखना, इस बात को हम यहां लिख सकते हैं, सांबर के चारों ओर, चारों ओर निवास करने के कारण, निवास करने के कारण, निवास करने के कारण सांबरिया चौहान, सांबरिया चौहान, सांबरिया चौहान कहलाए, सांबरिया चौहान कहलाए। ये तो सांबरिया चौहान कहलाए है ना, किसके कारण, तो सांबर के चारों ओर शासन करने के कारण। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शाकंबरी के चौहान क्यों कहलाए होंगे, तो सुन लीजिए आप लोग। चौहानों, चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी
शाकंभरी माता, शाकंभरी माता थी। चौहानों की कुलदेवी कौन थी? शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता जो है उनका मंदिर कहां पर है? तो देखिए इधर, तो शाकंभरी माता का मंदिर, इनका मंदिर पूछा जाए तो मंदिर है सांबर में, और सांबर पड़ता है जयपुर में। मंदिर है सांबर, सांबर, सांबर जयपुर, सांबर जयपुर में इनका मंदिर है। इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। ये अभी मैंने शुरुआती क्लास की है ना। शुरुआत कब हुआ था चौहान वंश का, वो भी हम बात करने वाले हैं। एक बार यहां तक का आप लोग साथ के साथ में ही बढ़ाते चलो। तो दोस्तों यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग थोड़ा सा एक बार आज रिपीट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया मैटर है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इनको लिखते जाना शुरुआत से, है ना, बिल्कुल जड़ से शुरुआत किया है मैंने। एक बार रिपीट करेंगे, फिर हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, है ना। देखो इधर, क्योंकि बिना रिपीट के है ना याद रहेगा नहीं भाई, लगातार रिपीट करते रहें, आवाज़ नहीं, बातें नहीं। इधर देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोगों ने चौहान वंश यहाँ से शुरू किया था ना, यहाँ से शुरू किया था। चामान शब्द का मैंने वर्णन बताया, और इस तरीके से इसके क्या है बताओ, ये नाम है। चा से चा, पै से हरी, मैं से मान, और नै से ने। बार बार यदि आप लोग इनको पढ़ते जाओगे तो याद होता जाएगा। चौहान शब्द का अन्य नाम है ना क्या मिलता है, देखें, चौमान, जो हमारे डॉक्टर रामकरण आसोपा के द्वारा लिखित ग्रंथों में मिलता है। और सांबर झील के के चारों ओर विस्तृत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही क्या कहा गया, रहने वाले लोगों को ही क्या कहा गया, चौमान। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, अगला था हमारा ये उत्पत्ति, है ना। उत्पत्ति में मैंने इतिहासकार भी ले लिए, और यहाँ पर जितने भी अभिलेख या शिलालेख थे वो भी ले लिए। इसमें पहला था बिजोलिया का शिलालेख, जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर से प्राप्त होता है, जो हमारे बिलवाड़ा में। और भाषा संस्कृत है, समय 1170 है, शासक ये लोलाक है, रचयिता गुणभद्र है, लेखक केशव है। और इस तरीके से इसमें दोहे या पदावलियां कितनी है, तो 13 है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट, ये ब्राह्मण वंश से उत्पन्न, यानी कि डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, जानकवि, कायम खान रासो, इन्होंने रचना किया था। बेदला शिलालेख में सूर्य संबंधित, सेवाड़ी अभिलेख में इंद्र का वंशज होना बताया गया। इसके बाद में अगला अग्निकुंड से संबंधित तो पृथ्वीराज रासो, मूर्णोत नैणसी, और ये थोड़ा ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। खजर जाति के उत्पन्न तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। विदेशी होने का प्रमाण देने वाले डॉक्टर कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर कुक। इसके अलावा अगला आता है सूर्य से उत्पन्न, तो ये चार तो महत्वपूर्ण है ही, जयानक, गौरी शंकर, नयनचंद्र, और अगला सूर्य आपके सूर्जन चरित्र। इसके बाद में अगला यहाँ पर है विशेष, ये थोड़ा सा विशेष है, मैंने पीछे नहीं लिया था, तो आप ध्यान रखना। इसमें जोधराज जो है ये भी है ना सूर्य से उत्पन्न वंश इसको बताते हैं। चंद्रवंशी है ना होने का प्रमाण देते हैं, आबू का शिलालेख। सुंदा माता शिलालेख है, अग्निकुंड से उत्पन्न बताता है। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है, जालोर, ये ध्यान रखना, मंदिर पूछे तो जालोर। इसके बाद में अगला था आशी शिलालेख, ये चंद्रवंशी होने का प्रमाण देता है। और अचिलेश्वर का जो शिलालेख है ये भी चंद्रवंशी होने का ही प्रमाण देता है। इसके बाद में हम लोगों ने चौहानों का मूल स्थान देखा, तो सबसे पहले तो जांगल प्रदेश। चौहानों के समय बीकानेर से लेकर वर्तमान जयपुर तक विस्तृत क्षेत्र ही में ही चौहान रहते थे। राजधानी इनकी है छत्रपुर, जो हमारे वर्तमान में नागौर के आसपास है। सपाट लक्ष्य 1.25 लाख गांवों का समूह, जहां पर चौहान लोग रहते थे। इसके बाद में अगला पुष्कर प्रदेश, अजमेर के आसपास का क्षेत्र। मूल स्थान सांबर झील, फिर इसके बाद में पुष्कर, पुष्कर के बाद में अजमेर। हालांकि और भी मैं कल आपको सारणी बताऊंगा कि अजमेर के बाद में ये लोग कहाँ गए, है ना। सर्वमान्य मत तो यही है कि सांबर झील के आसपास रहते थे। प्रमाण हमको देखने को मिलता है बिजोलिया शिलालेख। इसके बाद में यह था कि नामकरण चौहान से क्या बन गया, चौहान। और ये मूल शाखा जो है शाकंभरी के चौहान, सांबर के चौहान या सांबरिया चौहान, इसका वर्णन हमको मिलता है बिजोलिया के शिलालेख में। और इनकी जो कुल देवी है वो शाकंभरी माता, जिसका मंदिर है ना सांबर जयपुर, सांबर झील का नाम है ना। और सांबर के चारों ओर निवास करने के कारण इनको क्या कहा गया, देखिए सांबरिया चौहान।
तो दोस्तों ये थी आज हमारी क्लास। चौहानों का हमने केवल उत्पत्ति लिया है। कल से मैं इस वंश को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वंश जब पढ़ेंगे तो वहां पर कहानियां आएंगी, लेकिन ये शुरुआती जो क्लास होती है इसमें कोई कहानी आएगी नहीं। इसमें हमको थोड़ा सा याद करते हुए बार बार पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, है ना।